मेरे पति एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसके माँ-बाप ने हमारी पसंद की शादी की वजह से इसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो हम सड़क पर खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करें। फिर एक फ़कीर कहने लगा कि मेरी झोपड़ी में आ जाओ, हम इसके साथ चले गए। वह हमें खाने-पीने को भी देता और रोज़ अपने भी कमाए हुए सारे पैसे हमें पकड़वा देता था। बदले में रोज़ वह हमसे यही कहता था कि एक कागज़ पर लिखकर दो कि मुझे माफ़ किया। हम ऐसा ही करते, लेकिन समझ नहीं आता कि किस बात की माफ़ी मांगता था। फिर एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई तो उस आदमी को देखकर चीख पड़ी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी तरबियत पर इस तरीके से सवाल उठेंगे। मेरे बाप का साया मेरे सर पर ना होने की वजह से इतना कुछ होगा कि मेरे सबके सामने इस तरीके से बेइज्जती की जाती। आमिर की मम्मी ने मुझे कहा कि हमने तुम्हारे बारे में पता करवाया है कि आज तक कभी तुम्हारे बाप को किसी ने नहीं देखा है, ना ही इसे कोई पहले से जानता था। क्या मालूम था कि तुम्हारी माँ ने शादी की भी है या नहीं, या बगैर शादी के तुम्हें ही जन्म दे दिया हो। इतनी बड़ी बात सुनकर मेरा तो दिल कर रहा था कि यहीं ज़मीन में दफन हो जाऊं। अगर वह आमिर की अम्मी ना होती तो मैंने तो मुंह तोड़ जवाब दे देना था, लेकिन मुझे ताला लगाना पड़ा और मैं रोती हुई इस पार्टी को छोड़कर बाहर आ गई थी। आमिर भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि मेरी माँ ने जो तुम्हारे साथ आज किया है वे अच्छा नहीं किया है। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अभी मैंने उसकी ये बात सुनी ही नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं आज सभी के सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रही थी। उसने मुझे कहा था कि मैं आज की पार्टी में ज़रूर आऊँ और उसकी बात का मान रखते हुए पार्टी में आ गई थी, लेकिन अब शर्मिंदगी हो रही थी कि मुझे नहीं आना चाहिए था। आमिर और मैं दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे, और हमारा इरादा था कि हम दोनों शादी कर ले। इसलिए वह मुझे अपने माँ बाप और बाकी फैमिली वाले मेंबर से मिलाना चाहता था, और इसी मकसद के तहत उसने अपने घर पर होने वाली पार्टी में मुझे इनवाइट किया था। और उसकी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा सलूक किया था। अगर मैं इसे पसंद नहीं थी तो वैसे ही मना कर देती, लेकिन उसने मेरे बाप और मेरे किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। आमिर मेरे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन मैं उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। मैं वहीं पर खड़े एक तरफ बैठकर रोने लगी। इतनी बातें आज तक मेरी ज़िंदगी में मुझे किसी ने नहीं सुनाई थी। मेरे सर पर मेरे बाप का साया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ ने मुझे हमेशा मजबूत रहने की तरबियत दी थी। मेरी माँ ने मुझे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आमिर भी मेरे पास वहीं पर बैठ गया और कहने लगा, देखो मैं तुम्हारी वजह से पार्टी को छोड़ कर आ गया हूँ, और माँ के मना करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे पीछे आ गया हूँ। तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ। इस समय मेरा तो कोई कसूर नहीं है। वह भी सच कह रहा था, वह तो मेरे साथ था। कसूर उसकी हाई क्लास समिति का था। वह एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और मैं गरीब घराने से। एक अमीर और एक गरीब का मिलन इतनी आसानी से कहाँ होता है। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे बताओ मैं भी क्या कर सकती हूँ। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक कोने से आवाज़ आई कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हम दोनों ने चौंक कर देखा तो वहाँ पर कोई था जिसने अपने ऊपर चादर लपेट रखी थी, तो उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, और वह जो भी था वह हमारी जान पहचान का ही था। आमिर कहने लगा कि तुम कौन हो, तुम्हें यह राय देने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि आखिरकार तुम दोनों को भी यही करना है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। घर वाले नहीं मानते हैं तो क्या तुम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दोगे यूं ही। बात करते हुए वह रोशनी में आया तो हमने देखा कि वह एक फ़कीर सा आदमी था, लंबी सी दाढ़ी और मैले वाले कपड़ों के साथ। वह न जाने रात के इस टाइम पर वहाँ क्या कर रहा था। वह तो अपनी बात कहकर चला गया, और उसके बाद मैं हैरानी से उसे सोचने लगा कि ये कौन था और यह हमें इस तरीके की राय क्यों दे रहा था। तो आमिर हंसते हुए कहने लगा कि लगता है कि इस फ़कीर बाबा ने कभी इश्क में चोट खाई होगी, तभी तो यह हमें मशवरा दे कर गया है। वैसे मुझे इसका आइडिया पसंद आया है। अगर मेरे घर वाले नहीं माने तो मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूँगा। इसके बाद उसने मुझे घर छोड़ दिया, लेकिन माँ को मालूम था कि मैं कहाँ पर गई हूँ। मैंने उसे आमिर के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे इतनी जल्दी वापस आते हुए देखकर वह कुछ परेशान तो हुई, लेकिन जब मैंने बताया कि वहाँ पर क्या हुआ है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा कि आपने आज तक मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं बताया है।
सिवा इनके नाम के। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ तो बताना ही होगा। मेरे सवालों पर मेरी माँ चुप खड़ी थी। मैंने माँ को हिलाते हुए पूछा कि माँ, आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि मैं वाकई में तुम्हारी नाजायज़ औलाद हूँ। तो माँ एकदम तड़प कर कहने लगी कि ऐसा मत कहो, और फिर भागती हुई कमरे में चली गई थी और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब माँ के इस रवैये ने तो मेरा दिल तोड़ कर ही रख दिया था। माँ का और मेरा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। मैंने जब से आँख खोली थी, मैंने अपने आसपास माँ को ही देखा। अब माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं कुछ महीने की थी तो मेरे बाप की डेथ हो गई थी और मैंने आज तक उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी थी। जब से माँ से इस बारे में बात करती तो वह कहती कि तुम्हारे बाप के घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया था और मेरा सारा सामान वहीं पर रह गया था और मैं खाली हाथ वहीं से बाहर निकली थी। माँ को उसके मायके वालों ने भी नहीं रखा था, इसलिए उन्होंने अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। मैंने अपनी माँ को हमेशा मजबूत औरत के रूप में ही देखा था। मेरी ही वजह से उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मैंने आज से पहले कभी माँ से इसलिए बात भी नहीं करी थी और ना ही उनसे अपने बाप के बारे में कोई सवाल किया था। लेकिन आज आमिर की माँ के सवालों ने मेरे दिल में भी शक पैदा कर दिया कि वाकई मेरी कोई पहचान है ही नहीं। मैं बार बार माँ के कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और सुबह मुझे कहने लगी कि आमिर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन मैंने उनको फ़ोन करके बुला लिया। वह और माँ कमरे में बंद होकर ना जाने क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि माँ ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया था। थोड़ी देर बाद आमिर बाहर निकल कर आया तो बहुत अलग सा लग रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा शादी के लिए मौलाना को लेने जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने कहा है कि हमारी शादी आज ही हो जाए तो मुनासिब है। मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी कि मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं, कि उन्होंने हमें यही कहा था कि आज उनके घर वाले नहीं मानेंगे तो वे कभी मुझे कोर्ट मैरिज की इजाज़त नहीं देंगी और ना ही मुझे इस तरीके से रुखसत करेंगी। लेकिन आज ये मेरी रात वाली बातों का नतीजा था। पहले तो मुझे यही लगा था कि यह सही समय नहीं है, लेकिन फिर मुझे आमिर की माँ की बातें याद आ गई और वे मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने सोचा कि इससे बदला लेने का यही एक अच्छा मौका है। वह मुझे अपने बेटे के काबिल नहीं समझती थी ना, तो अब उनको पता चलेगा कि उन्होंने मेरा दिल दुखा कर कितना गलत किया है। इससे बदला लेने का यह बेहतरीन तरीका था। थोड़ी देर में हमारी शादी हो गई और माँ ने हमें रुखसत करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कबूल ना करें तो तुम दोनों यहाँ पर आ जाना। आमिर कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें मना लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। आमिर के घर यानी मेरे ससुराल वाले हम दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। आमिर की माँ ने हमें कबूल करने से इनकार कर दिया और अपने बेटे से कहा कि इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। आमिर के 10 बार कहने पर भी उन्होंने हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं किया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। आमिर की माँ ने अपने बेटे से सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। हम सड़क पर खड़े सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि अगर वह लोग हमें कबूल ना करें तो हम माँ के घर चले जाते हैं। तो कहने लगा कि नहीं, मुझे ऐसे शर्म आएगी, मेरा दिल नहीं मानता वहाँ जाने को। वे क्या कहेंगे कि मैं उनकी बेटी को अपने घर में जगह भी दिलवाने में नाकाम रहा हूँ। हमारे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं था। मैं भी घर से खाली हाथ आई थी और वह भी इसी वक्त खाली था। हम कहीं पर जाते तो हमारे पास पैसे तो होने लाजमी थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं थे। अचानक एक फ़कीर हमारे पास आकर रुका और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें रहने का मसला है, तुम लोग ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। मैंने कहा कि हम आपके साथ क्यों जाएं, हम आपको जानते भी नहीं हैं। तो आमिर चौंक कर कहने लगा कि ये तो वही है जिसने हमें कल रात शादी करने का मशवरा दिया था। मेरे कान में कहने लगा कि हम इसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे कहने पर ही शादी करी है और अब हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है, इसलिए अब हम तुम्हारे घर पर जाएंगे। हमने उससे यही कहा कि तो कहने लगा कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम लोगों ने किस वजह से शादी की है। खैर जो भी है, आप लोग मेरे साथ ही चलो। उसका घर क्या था, एक झोपड़ी सी थी। मैं तो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और मैंने हर हालात में रहना सीखा हुआ था, इसलिए मुझे तो कोई मुश्किल पेश नहीं हुई। लेकिन आमिर के लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था। उसे सहूलियत की आदत थी और यहाँ पर उसे ज़मीन पर सोना और रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता था। मैं उस फ़कीर के हवाले से कुछ शक में थी कि आखिर बिना किसी जान पहचान और बिना किसी मतलब के कोई किसी की इतनी मदद कैसे कर सकता है। ज़रूर इस सब के पीछे कुछ ना कुछ चक्कर तो ज़रूर होगा।
वह कहने लगा कि तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। हमें तो दाल रोटी की उम्मीद थी, लेकिन वह काफ़ी अच्छा खाना लेकर आया। मैं तो हैरान रह गई, शायद वह सुबह से भीख मांगे पैसों से सारा खाना लेकर आ गया था। मैंने कुछ चौंकन्ने हुए पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हो? तो एकदम उसके मुंह से निकला, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिरदारी कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं उसे कुछ पूछती कि इस बात का क्या मतलब है, तो कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरे कहने पर शादी करी है ना, घर वालों ने निकाल दिया है, इसमें मेरी ही गलती है। तो ये समझ लो कि मैं किसी गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वह मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बार बार ये शक हो रहा था कि कुछ तो ऐसी बात है जो छुपी हुई है, या फ़कीर हमसे कोई डबल गेम खेल रहा है। लेकिन आमिर ने मुझे कुछ पूछने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जब तक कोई जॉब तलाश नहीं कर लेता, हमें यहीं पर रहना होगा। तुम मेरी बात समझ जाओ, अभी हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, हमें यहीं पर रहना होगा। अगर हम तुम्हारी माँ के घर गए तो सारा मोहल्ला बातें करेगा कि बेटी की रुखसती के बाद भी अपने घर पर रखा हुआ है। इसके बाद मैं चुप हो गई थी। थोड़ी देर के बाद हम सोने के लिए लेटने लगे तो फिर वह आ गया। अब की बार उसके हाथ में कागज़ और एक कलम था। वह हमसे कहने लगा कि इस पर तुम दोनों लिख दो कि मुझे माफ़ किया। कुछ परेशान हो तो वे मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, माफ़ी किस बात की? तो कहने लगा कि बस मुझे माफ़ी चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ ना, तुम इस पेपर पर लिख दो कि तुमने हमें माफ़ किया है। लिखने में क्या जाता है? मैंने बहुत गौर से उसे देखा। आमिर मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि इस पर इतना शक ना करो, मुझे तो कोई पागल ही लगता है, इसका दिमाग कुछ हिला हुआ है, तभी तो ऐसी बातें और फिजूल की फरमाइश कर रहा है। हमारा क्या जाता है, हम लिख देते हैं, हमें तो अपना सर छुपाने के लिए ठिकाना चाहिए जो हमें यह दे रहा है, तो इसकी बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है। हमने उस फ़कीर के पेपर पर लिख दिया कि हमने तुम्हें माफ़ किया। वे कागज़ लेकर खुश होकर चला गया, हमें अपनी झोपड़ी देकर। वह कुछ दूर अपनी दोस्त की झोपड़ी में चला गया और कहने लगा कि तुम जितने दिन यहाँ पर रहना चाहते हो यहाँ पर रह लो। वह रोज़ हमें खाने के लिए भी देता था और जितने पैसे भीख मांग कर लेकर आता था वह हमें दे देता था। बस बदले में वह हमारे पास रोज़ रात को एक खाली पेपर, एक कलम लेकर आता था और उस पेपर पर लिखवाता था कि मुझे माफ़ कर दो। हमें भी क्या एतराज़ होना था, हम भी लिख देते थे और वह खुश हो जाता था। आमिर रोज़ नौकरी की तलाश में निकलते थे, लेकिन इतनी जल्दी नौकरी मिलना कहाँ आसान होता है। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए, क्या पता मेरी किस्मत में कुछ हो जाए। एक दिन मैं घर से निकली, अम्मा से टकरा गई। इतने दिनों से मेरी अम्मा से कोई बात नहीं हुई थी, तो वे मुझे देखकर गले लगकर हाल चाल पूछने लगी। मैंने बताया कि आजकल हम दोनों कहाँ पर रह रहे हैं, तो वे मेरे साथ वापसी पर चल दी कि मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ पर रह रहे हो। मैं उनको उस फ़कीर से भी मिलवाना चाहती थी जो हमारी इतनी मदद कर रहा था और हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही समझता था। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि आप झोपड़ी में आकर अम्मा से मिलो, तो वे घबरा कर कहने लगा, नहीं, वे तुम्हारी माँ हैं, मैं उनसे क्यों मिलूँगा, वे तो मुझे डांट देंगी कि मैंने उनके बच्चों को यहाँ पर किस हाल में रखा हुआ है, और अगर इसे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे मशवरे पर शादी करी है तो वह तो मुझे और भी ज़्यादा डांटेंगी, बल्कि मारेंगी। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने बहुत ही गौर से उसे देखा कि क्या बेवकूफ़ और पागलों वाली बातें करे जा रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता था। मैं चुपचाप आकर अम्मा के पास बैठ गई। वे मुझे साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि आमिर ऐसा नहीं चाहते थे और मैं उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं कुछ करना चाहती थी। क्योंकि 2 दिन की बात थी, मैं नौकरी तलाश करने के लिए निकली थी। बहुत ज़्यादा ऑफिस में चक्कर लगाने के बाद कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मैं सांस लेने के लिए सड़क पर रुकी कि अचानक मैंने ऐसा मंजर देखा कि जिसने मुझे हिला कर रख दिया कि एक तरफ तो आमिर की माँ इस फ़कीर से मिल रही थी जिसकी झोपड़ी में हम रह रहे थे। वे दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे अब इतनी दूर से तो हमें सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं जल्दी से सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने लगी कि पास जाकर उनकी बातें सुन सकूं। लेकिन मेरे जाने तक वे लोग जा चुके थे। मैं वहीं पर खड़ी सोचती रही कि इन दोनों के मिलने का क्या मकसद था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आमिर की माँ के कहने पर उसने हमें अपने घर पर रखा हो। फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होगा, आमिर की माँ अगर इतनी अच्छी होती तो हमें कबूल करके अपने घर में जगह देती, तो फिर आखिर
आखिर इन दोनों के मिलने का क्या मकसद हो सकता था। मुझे तो पहले से ही इस फ़कीर पर थोड़ा बहुत शक था, अब तो और ज़्यादा पक्का हो चुका था कि ज़रूर कोई तो बात है जो हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये बात आमिर को बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि वह इसे मेरी गलतफ़हमी ही समझेंगे, इसलिए पहले मुझे ही इस बारे में कुछ मालूमात करनी चाहिए। अगले दिन फिर माँ मुझसे मिलने के लिए आईं। वे कहने लगी कि पहले मुझे उस फ़कीर से मिलवाओ जो तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है। मैं भी जानना चाहती हूँ और मैं भी उस आदमी को देखना चाहती हूँ, पता तो चले किस किस्म का आदमी है, या ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। लेकिन आज भी उसने माँ से मिलने से साफ इनकार कर दिया। वह उस वक्त अपने दोस्त की झोपड़ी में मौजूद था। मुझे कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं फिर कभी तुम्हारी माँ से मिलूँगा। जाने क्यों मुझे साफ तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह जानबूझकर मेरी माँ से नहीं मिलना चाहता। लेकिन ऐसा क्यों? मिलने में क्या मसला हो सकता है? क्या वह मेरी माँ को जानता था? अगर वह मेरी माँ को जाकर मिलना नहीं चाहता तो मेरी माँ तो यहाँ आकर उससे मिल सकती थी। मैंने जाकर माँ को कहा कि मेरे साथ चलो, वह आदमी दूसरी झोपड़ी में है। जब माँ मेरे साथ वहाँ पर गई तो उस आदमी को देखकर मेरी माँ की चीख निकल गई। उन्होंने इस आदमी को बेयकीनी से देखा, फिर घबराते हुए मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर भाग गई। माँ का रवैया देखकर मैं तो साफ समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। माँ फूली हुई सांसों में मुझे कहने लगी कि जल्दी से अपना सामान उठाओ, हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने कुछ हैरानी और परेशानी से पूछा, लेकिन हुआ क्या है? तो माँ कहने लगी कि ये आदमी तुम्हारा बाप है। अभी माँ की बात पूरी नहीं हुई थी, वह भी भागता हुआ पास आया और माँ को बुलाकर कहने लगा कि मेरी बात तो सुनो। लेकिन माँ तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और मेरा हाथ पकड़कर बस भागने लगी और घर जाकर सुकून का सांस लिया। मैं इतनी देर से परेशान हो रही थी कि आखिर यह सब क्या मसला है, और माँ कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। आखिर घर जाकर मैं फूट पड़ी कि माँ ये सब क्या है? क्या वह आदमी मेरा बाप है? माँ कहने लगी कि नहीं, वह तुम्हारा बाप नहीं है, बल्कि तुम्हारा बाप का इससे पहले कि माँ की बात मुकम्मल होती वह फ़कीर हमारे पीछे पीछे घर तक भी आ गया था। अंदर आते ही माँ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं अपने इसी गुनाह की वजह से मैंने तुम्हारे बच्चों को पनाह दी थी और उनका ध्यान रखा है। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि उन्हें नुकसान पहुंचाऊं। यहाँ तक कि आमिर की माँ ने मुझे कहा कि अगर मैं इन्हें अपने घर से निकाल दूं तो वे मुझे पैसे देंगी, मगर मैंने उसे भी मना कर दिया। लेकिन माँ उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कहने लगी कि खबरदार कि तुम आज के बाद इस आदमी से मिली भी, और आमिर को भी मना कर दो कि इसके आसपास भी ना भटके। मैंने पूछा कि ये सब क्या है, मुझे बताओ। माँ रोते हुए कहने लगी कि ये वही आदमी है जो मेरी खुशियों का कातिल है। इसका नाम अमन है और ये तुम्हारे बाप का बहुत अच्छा दोस्त है। तुम्हारा बाप इस पर बहुत ज़्यादा एतबार करता था और अपना हर राज इसे बताता था। मैंने और तुम्हारे बाप ने जब अपने अपने घर वालों से बात करी कि वह हमारी शादी करवा दे तो दोनों तरफ से ही जवाब इनकार में आया। तो हमने सोचा कि हम शादी कर लेंगे और सही टाइम आने पर हम घर वालों को बता देंगे, और इसी तरीके से मैंने और तुम्हारे बाप ने शादी कर ली थी और कभी कभी मिलने भी लगे थे। इसी दौरान मेरी शादी की बातें भी होने लगी थी और मुझे पता चला कि मैं तो पेट से हूँ। मैंने तुम्हारे बाप से कहा कि वे अपने घर वालों को लेकर मेरे घर आ जाएं, वरना मेरी मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, और वह मान गया। और ना जाने वे कैसे उसने अपने घर वालों को बना लिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि मेरे पति पर किसी ने गोली चला दी है और उसी टाइम वह मर गया। और मेरी माँ को यह भी बता दिया कि मैं पेट से हूँ। मेरी बात सुनते ही मेरी माँ ने मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया, और जब मैं ससुराल गई तो वहाँ पर मेरे ससुराल वालों ने मेरी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं किया। तो उनके बेटा भी नहीं रहा था, उन्होंने मुझे मेरे पति की एक झलक भी नहीं देखने दी और धक्के देकर निकाल दिया। जानती हो कि तुम्हारे बाप पर गोली चलाने वाला कौन था? तुम्हारे बाप का सगा दोस्त। पुलिस ने पता लगाया कि किसने गोली चलाई है। वह शुरू दिन से ही मुझे पसंद करता था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं थी कि मुझे कुछ कह पाए। और जब इसका दोस्त मुझे पसंद करने लगा और मैं भी उसकी तरफ ही होने लगी तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और अंदर ही अंदर यह आग में जलने लगा। और जब उसने देखा कि हम तो अपनी खुशी वाली ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने दोस्त की जान लेकर मेरा घर उजाड़ दिया। इसे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब अदालत ने भी इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी।
लेकिन मैं तो चौंक कर रह गई थी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गई थी और अकेले ही तुम्हारी परवरिश करी थी। मैंने आमिर से तुम्हारी शादी इसलिए कराई क्योंकि कल तुम भी मेरी तरह कोई गलत कदम ना उठा लो। ये सब सुनकर मैं तो डर गई थी और मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ की ज़िंदगी इतनी मुश्किल में बीती होगी। अब मुझे समझ में आया था कि वह हमसे रोज़ाना कागज़ पर माफ़ीनामा लिखवाता था। अगले दिन वह फिर से हमें मिला और फिर से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि जेल में जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया है, और तब से लेकर अब तक मैं पछतावे की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पिछले सारे सालों में मुझे एक पल भी सुकून का नहीं मिला। जेल से निकलते ही मैंने तुम्हारी मालूमात कराई कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम माँ बेटी मुझे माफ़ कर दो तो मेरी मौत आसान हो जाए, इसलिए मैं रोज़ तुमसे माफ़ी मांगता था। मेरी माँ ने सिर्फ एक ही शर्त पर उसे माफ़ी देने की हामी भरी कि वह इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला जाएगा, क्योंकि मेरी माँ उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। धन्यवाद दोस्तों।